नमस्कार दोस्तों, राइट पे क्लास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th विज्ञान 2024 पिछली साल पूछा गया पेपर, उसमें जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं सभी प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, इस पेपर को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि जो 2024 का पैटर्न था वही पैटर्न 2025 का है। तो यही हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, केवल प्रश्न चेंज हो सकते हैं हल्के फुल्के, और इसमें न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज हो सकती है। बाकी पैटर्न सब सेम मिलेगा बेटा। पैटर्न समझ पा रहे हो? पैटर्न क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, तरीका सभी सेम होगा। जो प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है ये भी 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, और इसमें से भी 30 से 40% अंक आ सकते हैं इसी मॉडल से, क्योंकि प्रीवियस सेट ही पेपर में उठा के रख देते हैं एग्जामिनर। समझ पा रहे हो? तो इसलिए आप इसको स्किप मत करना, पूरी वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखो पहला प्रश्न है, कितने अंक का आता है बेटा पेपर? 70 नंबर का आता है। 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको डालना है अनुक्रमांक और यहाँ पे डालना है बेटा नाम। क्लियर? आगे देखो, ये बाइलिंगुअल होता है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग चलेंगे सीधा सीधा बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता है 20 नंबर के आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर के आते हैं बेटा? 20 नंबर के। खंड ब बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। सब सेक्शन फर्स्ट, यहां से प्रश्न आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा। 20 नंबर बहुत रोल निभाते हैं 70% में। 70 नंबर में से 20 नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे। 10 मिनट में कर दोगे, 10-5 मिनट में, बल्कि 2 मिनट में कर दोगे अगर आता है तो तुम पे। समझ पा रहे हो? 2 मिनट में 20 नंबर बुरे नहीं है। समझ पा रहे हो ना? इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। 2 दिन बचे हुए हैं, किस पे मेहनत करनी है? बहुविकल्पी प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न क्या है बेटा? ध्यान से सुनना और समझना मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आती है। अपने ही मार्ग से वापस आती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। यह किरण मुख्य अक्ष के किस भाग का परिच्छेदन करती है बेटा? वक्रता केंद्र पर। जब भी प्रकाश किरण, ध्यान समझना, जब भी प्रकाश किरण बेटा वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से आई थी। लेकिन समांतर किरण जाएगी मुख्य अक्ष के तो फोकस से निकल जाएगी, और फोकस से जाने वाली किरण समांतर हो जाएगी। लेकिन वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न 2, किस एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, बेटा कब? आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है लेंस होगा। इसका मतलब ये पूछा गया है, आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है? यानी कि लेंस में बनता है बेटा उत्तल लेंस में। कब बनता है? छठवां केस। उत्तल लेंस में 6 केस होते हैं, लास्ट वाला केस है बेटा ये। अवतल लेंस में तो केवल 2 ही केस होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा। प्रश्न नंबर 3 क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें हम परिवर्तन कब कर सकते हैं? पश्चिमावी पेशियों द्वारा। कब बेटा? पश्चिमावी लिखा हुआ है ना, पश्चिमावी पेशियों द्वारा। बोलने में थोड़ा दिक्कत है, पश्चिमावी पेशियों द्वारा। क्लियर? अगला है देखो प्रश्न 4, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है प्रकीर्णन। क्या होता है बेटा? प्रकीर्णन द्वारा ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे चलो, अपन लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि काम ज्यादा है, समय कम है, इसलिए फास्ट रिवीजन चलेगा बेटा। इस बात को आप ध्यान रखना। देखो अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखो किस तरह से निकालेंगे बेटा। ये क्या है हमारी P, ये क्या है V। तो सूत्र होता है R बराबर V² अपॉन P।
हाँ या ना? तो R बराबर V स्क्वायर, V क्या होगा 220 इंटू में 220 क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिखूंगा, और बट्टे में R 440, 0 से 0 बर्बाद, ठीक है, 22 दूनी 44, और इसको काटूंगा अगर मैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11, यानी कि R बराबर 110 है, कहीं 110 ओम, 110 ओम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है? सी, डी, सॉरी, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी करते चलना साथ साथ, ठीक है। आगे चलो, प्रश्न 6 को देखेंगे। प्रश्न 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह में ए में दिए गए हैं और बी स्तंभ में दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात, मतलब सुमेल करना है, सिंपल भाषा में क्यों पढ़ू इतना प्रश्न, ठीक है, सुमेल करना है। किसका क्या संकेत है? देखो, ये वाला संकेत जो है बेटा किसका है? परिवर्ती प्रतिरोध का, ये है एमीटर का, क्लियर, ये है तार क्रॉसिंग, और ये किसका है? ये वाला विद्युत सेल का, ये है विद्युत सेल का। इसका अब आंसर चेक करना है क्या होने वाला है, यानी कि फर्स्ट किससे मिला है? थर्ड से। फर्स्ट किससे मिला है बेटा? थर्ड से, तो ये वाला हो सकता है। फर्स्ट किससे मिला है? थर्ड से, ये वाला भी हो सकता है। फर्स्ट किससे मिला है? ये तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट किससे मिला है? थर्ड से, ये भी हो सकता है। अभी तो तीन में से कोई एक, ये वाला छोड़ के सभी हो सकते हैं। दूसरे पे आओ, दूसरा मिला हुआ चौथे से, दूसरा चौथे से, अब ये नहीं हो सकता। दूसरा चौथे से, अब ये भी नहीं हो सकता। दूसरा चौथे से, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसका एक आंसर सही होगा। कौन सा वाला? ए आंसर सही होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगला प्रश्न है, देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। कभी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन 2, इसको बोल सकते हैं सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 यानी कि अब इसमें आएंगे केमिस्ट्री वाले सवाल, केमिस्ट्री के बहुविकल्पी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव नहीं होती? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं होती, ठोस अवस्था में नहीं होती बेटा, ठोस अवस्था में मरकरी नहीं होती बेटा। कमरे के ताप पे क्या बन जाती है बेटा? द्रव। क्या बन जाती है बेटा? द्रव। क्योंकि मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाया था, इसलिए दिक्कत हो गई। ठीक, पहला आंसर, इसका आंसर क्या होगा? मरकरी। मरकरी कमरे के ताप पर क्या होती है बेटा? द्रव। अगला प्रश्न क्या है देखना, अम्ल क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण और जल। डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे चलो, अगले प्रश्न पे चलो भाई। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर क्या है बेटा? हाँ, प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न नंबर 10, रुक जाओ बस। देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? ये है खड़िया CaCO3 को ऊष्मा से तोड़ने पर क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित, यानी कि क्या होता? अपघटन। क्या हो रहा है इसमें? अपघटन। तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एक पदार्थ जो दो या दो से अधिक उत्पादक में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। आगे देखो, आगे चलो बेटा। अगला है, श्रृंखलन का गुण किस पदार्थ में पाया जाता है? सी में, कार्बन। श्रृंखलन का गुण क्या होता है? कार्बन में पाया जाता है। कार्बन ही श्रृंखला बनाता है हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? अगला देखो, अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन देखो, एल्केन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें आएगा फर्स्ट बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। किसमें ट्रिपल बॉन्ड है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग होता है। हाँ, मैं एल्कोहलिक हूं। देखे हैं आपने, देखा होगा
कि जब भी पूजा हवन करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं बेटा, शराब। क्या डालते हैं, शराब। और आपको एक बात और पता होगी, जब खांसी की सिरप बनती है, किसकी सिरप बेटा, खांसी के कोरेक्स सिरप, उसमें भी एल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बेटा, एल्कोहल, यानी कि शराब मिलाई जाती है। शराब तो नहीं कह सकता मैं उसको, एल्कोहल मिलाया जाता है। एल्कोहल एक प्रकार का शराब ही है, ठीक है, वो भी आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। अब बेटा पढ़ेंगे हम बायोलॉजी सेक्शन, सब सेक्शन बाय 3, यानी कि बायोलॉजी। देखो, गुर्दे की इकाई जो उत्सरण की प्रक्रिया में भाग लेती है बेटा, क्या कहलाती है, नेफ्रॉन या वक्त्राणु। अगला है, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। जाइलम का काम होता है बेटा जल का वहन करना। किसका बेटा, जाइलम, यानी कि जड़ों में पाया जाता है, इसका काम है पानी का अवशोषण करना। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट करते चलना, इसका जल का वाहन है। ठीक है, आगे चलो। और जो फ्लोएम होता है वो करता है भोजन का वहन। अब देखो अगला प्रश्न है, जल्दी देखो। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होती है बेटा, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। क्लियर। अगला देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग से होता है बेटा, कोशिका द्रव्य से। किससे होता है बेटा, कोशिका द्रव्य से। आगे देखो, अगला प्रश्न है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको कह सकते हो आप। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पे बेटा, मटर के पौधे पर, क्योंकि ये कैसा होता है, एक वर्षीय पौधा, हर वर्ष में होता है, इसमें विशेष लक्षण भी होते हैं, इसलिए मेंडल ने जो प्रयोग किया था बेटा मटर के पौधे पर किया था। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के लिए जिम्मेदारी मुख्य पदार्थ है। क्षरण जिम्मेदारी मुख्य पदार्थ है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। अगला है बेटा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 20, लास्ट प्रश्न है बेटा बहुविकल्पी में। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का मतलब होता है, आहार माने भोजन, श्रृंखला माने चेन, भोजन की चेन, कौन किसको खाएगा। तो समझो, सबसे पहले घास गेहूं, कोई संबंध ही नहीं दिख रहा, घास गेहूं क्या होता है। अगला देखो, अगला है घास बकरी और मानव, यानी कि घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खा लेता है बेटा, मानव। तो CB इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो देखो, बकरी गाय को खा सकती है, बकरी गाय बकरी को नहीं खाता, गलत है, आती है यही वाला सही है, बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलें। अब बेटा यहां से आपके आएंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्न, देख लेना बोर्ड में इसी प्रकार से पैटर्न होगा। बहुविकल्पी प्रश्न 20 आएंगे, 1-1 नंबर के आएंगे, और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 2। कितने प्रश्न होंगे, 2। देखो, पहला प्रश्न है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो ध्यान सुनना, जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को बोलते हैं बेटा प्रकाश का अपवर्तन। आप लिखते भी चलना या वीडियो को स्किप करके धीरे धीरे स्लो मोशन में चलाना, और आपको जो मैंने बोला है मुझसे उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए होगा क्या, कोई व्यक्ति रोड पे दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, ठीक है ना, 1 घंटे में 60 किलोमीटर। उसको अगर पानी में दौड़ाऊं तो क्या होगा, उसकी स्पीड 45 ही रह जाएगी। ऐसा क्यों होगा पता है, क्योंकि जो वायु के कण थे, पार्टिकल थे, उनकी डेंसिटी कम थी और पानी की डेंसिटी ज्यादा थी। समझ पा रहे हो, इस कारण से तो हुआ। ऐसा ही होता है प्रकाश में, जब प्रकाश वायु से किसमें जाता है बेटा, कांच में, तो स्पीड उसकी कैसी हो जाती है, कम। तो क्या मतलब हुआ इसका, समझो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से यानी कि वायु से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात कम ज्यादा हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है या विचलित हो जाए तो उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये है, ये मेरा कांच है, ये अविलंब है, ये वायु है, ठीक है। जब प्रकाश किरण आएगी, इस तरह से आएगी, तो इसको जैसे कांच में जाएगी तो इसको जाना चाहिए इस तरह से न जाकर इस तरह से जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी।
इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या अविलंब की दूर हटे अविलंब से, या और झुके सीधी न जाए, जैसी आएगी वैसी नहीं जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रकाश अपवर्तन। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखो, नेत्र के दीर्घदृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूरदृष्टि दोष कह सकते हैं इसको। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। संशोधन करने के लिए क्या करते हैं बेटा, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं बेटा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दूर की दिख रही है, पास की नहीं दिख रही, पास की दिखाने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। क्लियर। अगला देखिए बेटा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताइए। पश्चदृष्ट दर्पण के रूप में, वाहनों में आपने देखोगे मोटरसाइकिल देखी है, मोटरसाइकिल में दो कान टाइप के लगे होते हैं, वो पीछे दिखाने के लिए होते हैं। तो बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण, पहला समझ में आ गया। दूसरा, टेबल लैंपों में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। सड़कों पर लगे खंभों में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। 3 बता दिए, 2 पूछे। अगला देखो बेटा, अगला देखो, अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, इसी प्रकार से आएगा। देखो, चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, ठीक है, चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। ध्यान से सुन लेना, दिमाग में बिठा लेना। देखो, 2 सेमी लंबी कोई वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, मुझे इसके लिए निकालना पड़ेगा पेपर, इसके लिए मुझे पेज लेना पड़ेगा बेटा। 1 मिनट रुकिए, मैं पेज लेता हूं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या प्रश्न था, देखो, प्रश्न ये था, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से मुख्य वस्तु की दूरी 30 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है और प्रकृति पूछी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही हलुआ। देखो किस तरह से करेंगे। क्या दे रखा है, एच हमें, एच कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। एच कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर। कैसे चेंज हो रहा है कलर बार बार, 1 मिनट। 2 सेंटीमीटर एच दे रखी है। एच कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एफ कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। और यू कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर। यू क्या होता है, लेंस से वस्तु की दूरी या दर्पण से वस्तु की दूरी। एफ क्या होती है, फोकस दूरी। और एच क्या होता है, प्रतिबिंब की साइज, यानी कि कितना ऊंचा है या लंबा है वो चीज, ठीक है। हमें निकालना क्या है बेटा, वी। क्या निकालना है, वी। फिर क्या निकालना है, एच डैश। 2 चीजें हमें निकालनी है। पहला काम होता है गिवन डाटा बेटा। क्या होता है पहला काम, गिवन डाटा। दूसरा काम क्या है, हमें चिन्ह लगाने होते हैं। क्या लगाने होते हैं, चिन्ह। अगर अवतल है तो सभी माइनस में होंगे, एफ भी, यू भी और बी भी। अवतल में, एच की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और उत्तल है, संकेत बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक संकेत बता रहा हूं। अगर उत्तल है तो केवल यू नेगेटिव होगा, बाकी सब प्लस में होंगे। तो इस सवाल में क्या था बेटा, देखना इसमें क्या था सवाल में, कौन सा लेंस है देखना एक बार, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में केवल यू नेगेटिव होगा, बाकी ये प्लस में होगा। क्लियर। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे बेटा, अब इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, सबसे पहले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है लेंस का सूत्र। लेंस का सॉरी ये दर्पण का है, मैं लेंस का सूत्र ये। क्लियर। तो 1/, कितना लिखना है, 20 बराबर 1/v माइनस 1/, माइनस के 30। क्लियर। तो 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। देखते चलना मेरे प्यारे बच्चों, 1/20 बराबर, अगर इसको इधर ले जाऊं, अगर इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। 1/30 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएंगे 1/30, हाँ या ना, बराबर 1/v। लासा ले लूं तो कितना होगा लासा बेटा, 60। लासा कितना होगा इसका, 60। कितनी बार, 3 बार, माइनस के 2 बार। तो 1/60 बराबर 1/v। कैंची का गुणा, तो v बराबर बेटा 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब हमें निकालना है बेटा एच डैश। क्या निकालना है, एच डैश।
लेंस के लिए बेटा एच डैश का फॉर्मूला होता है एच इंटू वी अपॉन यू, अगर लेंस है तब। अगर दर्पण होता तो v की जगह पे माइनस करते, माइनस v, ठीक है। तो देखो h का मान कितना है, h का मान एक बार देख लीजिए बेटा कितना है h का मान, h डैश निकालना है, h का मान है बेटा 2, v का मान है कितना 60 और u का मान है -30। कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। तो 2 दूनी 4, यानी कि h डैश बराबर आएगा -4, क्योंकि माइनस भी तो है नीचे, -4। ये क्या निकला बेटा एच डैश, और एच डैश को क्या लिखूंगा मैं, क्या पूछा था, वस्तु का प्रतिबिंब, तो हम बताएंगे 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें बताना है एच डैश जब भी माइनस की आती है प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो होता है उल्टा। तो पहला क्या हम लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो प्रकृति पूछी थी, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। और वस्तु से बेटा कैसा है, वस्तु से 2 गुना, क्योंकि वस्तु थी 2 की, ये कितना है 4, तो वस्तु से 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा। बेटा क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया, तो आगे चलें। देखो यहां तक हमने आपको करा दिया। अब देखो कुछ रह गया है, इसके बाद ये वाला जो पेज है, ये वाला, ये लास्ट का पेज है, इसमें जल्दी से ऐड हो गया पहले से, ये लास्ट का पेज है, ठीक है। अब इस सेक्शन यहां से स्टार्ट है। देखो अभी बहुत सारा पेज बचा हुआ है आपका, देखो क्या क्या आपको करना है। हाँ ये वाला पेज है, उसके बाद ये वाला पेज है बेटा, ये गलती से हो गया है, पेज गलत ऐड हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ बनाने वाले ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। इसके बाद है ये वाला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है। सोडियम क्या होता है, Na। सोडियम क्या होता है, Na पे कितना 11 को कैसे निकालेंगे, 281 इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन यानी कि Cl होता है 17 का निकालेंगे, किस तरह से निकलेगा, 287, इसका भी हो गया। स्क्रीनशॉट कर लिए, साथ साथ बताता चल रहा हूं, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, जितना मैं करा सकता हूं उतना करा दूंगा, जो बचेगा वो अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि कम से कम वीडियो 30 से 40 मिनट की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो दिक्कत होती है आपको भी मुझे भी, आप देखते नहीं हो और मेरी भी मेहनत डबल जाती है। छोटी वीडियो तो आप देख लेते हो 20 से 25 मिनट की, इसमें निम्न के समीकरण को संतुलित कीजिए, क्योंकि इस पे पूरे पेपर को सॉल्व कराऊंगा बेटा मैं। FeS2O संतुलित करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने बेटा, Fe 3, तो यहाँ पे करना है 3, ठीक, बहुत अच्छे। O कितने हैं 4, O कितने बेटा यहाँ पे 1, तो गुणा करूंगा 4 का, तो O हो गए 4, ठीक है, बहुत अच्छी बात। H कितने हो गए बेटा 8, तो अब यहाँ पे 4 का गुणा कर दो, H हो गए 8, तो ये हो गया बेटा संतुलित। क्लियर, संतुलित इस तरह से होता है, क्योंकि संतुलित का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अब देखो इस सब संतुलित है। इस वाले को देखो, C कितना है, C 6, इधर कितना है C 1, तो यहाँ पे 6 का गुणा, पहली बात। अब H कितने हैं 12, तो H यहाँ पे कितने बेटा 6, तो 6 दूनी 12, अब 12 हो गए। O कितने हैं बेटा, O है देखो 6 और 2 8, इधर O कितने हैं, ये 12 और 6 18, तो यहाँ पे कितने करने हैं मुझे 6, तो 6 दूनी 12 और 18। अब ये भी संतुलित हो गया। अगर आपको पता नहीं संतुलित कैसे करते हैं तो मेरी वीडियो है इसी में, संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, धर्मपाल सर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्लियर बेटा, आगे चलें। देखो अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसको आप देख लोगे। अगला है तन्यता आघात वक्रता। जब किसी धातु को तान खींच खींच कर लंबी तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं तन्यता। जब किसी धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में पसार दिया जाता है, उसको बोलते हैं आघात वक्रता। मिसेल यानी गंदगी, साबुन की सफाई प्रक्रिया को लिखेंगे तब मिसेल का निर्माण होता है। क्लियर, इसके मैं अलग से आपको लिंक भी दे दूंगा, इसको नोट्स कैसे लिखें इनकी मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, मौकाइदी बता ही रहा हूं मैं, जितना हो सकता है मौकाइदी बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो समझाने में आ गया तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1.5 से 2 घंटे की, आप देख भी नहीं पाओगे। मैं सभी प्रश्नों का क्या करूंगा बेटा, लिंक में सॉल्यूशन डाल दूंगा। अभी मौकाइदी तो बता ही रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है ना।
संक्षारण से आप क्या समझते हैं? जब धातु यानी कि लोहा, जब धातु पानी नमी आदि के संपर्क में आता है तो वो संक्षारित होने लगता है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। इसे सुरक्षा के दो उपाय, ग्रीस लगा दो या पेंट कर दो किसी भी धातु पर, तो उसको संक्षारण से रोका जा सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी। क्या पूछा है? उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण दे दोगे बेटा मेथेन। क्या दे दोगे? जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से करेंगे, क्लियर, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्लियर। और ये किसका? ऊष्मा शोषी का। जब मरकरी ऑक्साइड को मैं हीट करूंगा तो ये दो भागों में टूट जाएगी, मरकरी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ये भी क्लियर हुआ? आगे चलो, अगला है, देखो बेटा, ये तंत्र का तंत्र यानी कि न्यूरॉन की संरचना और कार्य। तो ये प्रश्न जो है इसका डायग्राम है बड़ा, ठीक है, और इसके कार्य भी लिखने हैं। इसको भी मैं डाल दूंगा, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं मुखायदी, ठीक है ना। देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य बता दूंगा, मुक्कलन किसे कहते हैं, बायोलॉजी का प्रश्न है, इसका भी डाल दूंगा बेटा, ठीक है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा ये वाला, मनुष्य का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये कर लो। या मनुष्य में हृदय की संरचना। इस बार बेटा देख लेना आप कि धर्मपाल सर क्या कह रहे थे, इस बार आहार नाल आने वाला है। 99% चांस है आहार नाल के। और नहीं, ये वीडियो देखने के बाद जिस दिन पेपर आएगा कमेंट करना आया था या नहीं आया था। भगवान तो नहीं हूं मैं, मगर मैं श्योर हूं इस बार 99% आहार नाल आएगा। क्यों आएगा? कि पिछली बार आया है मनुष्य का हृदय, ठीक है बेटा। इस तरह से पेपर का सॉल्यूशन हो गया खत्म। जो भी प्रश्न मैंने समझाए नहीं है, जो बता नहीं पाए क्योंकि बड़े प्रश्न है ये सभी, तो उनको मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो की लिंक में डाल दूंगा। अब इस वीडियो में देख लेना, ठीक है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रश्न और है इसमें, देखो ये वाला, इसके बाद ये था एक प्रश्न ये वाला, इसको भी मैं न्यूमेरिकल में कराऊंगा बेटा। इस प्रश्न को मैं किस में कराऊंगा बेटा? न्यूमेरिकल में। इसकी वीडियो कल शाम को या दोपहर में आ जाएगी। इस न्यूमेरिकल को मैं उसमें करा दूंगा। तो बेटा आपसे आज्ञा लेता हूं, मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।